9th विज्ञान और प्रौद्योगिकी। लेसन नंबर 12 ध्वनि का अध्ययन। स्वाध्याय का पहला प्रश्न, नीचे दिए गए कथन पूर्ण कीजिए व उनका स्पष्टीकरण लिखिए। अ खाली जगह है, में से ध्वनि का संचरण नहीं होता। यहाँ निर्वात आएगा। निर्वात मतलब जहाँ हवा न हो। पानी और स्टील में ध्वनि के वेग की तुलना करने पर खाली जगह में ध्वनि का वेग अधिक होगा। तो अभी हम सब पीछे एक चार्ट पढ़े, ऊपर ठोस था, फिर द्रव था, फिर नीचे गैस था। तो ठोस से जैसे ही द्रव और गैस की तरफ आते हैं तो ध्वनि का वेग जो है घटता जाता है। तो इसका मतलब कि स्टील ठोस है तो उसमें ध्वनि का वेग अधिक होगा और पानी में कम होगा। तो पानी और स्टील में ध्वनि के वेग की तुलना करने पर स्टील में तो छूट गया, में ध्वनि का वेग अधिक होगा। ई दैनिक जीवन में खाली जगह है के उदाहरण द्वारा यह सिद्ध होता है कि ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। रात में जब आप आकाश की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले जहाज की जो है लाइट दिखती है रेड कलर की। उसके कुछ देर बाद आपको हवाई जहाज की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो इससे सिद्ध होता है कि ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। या बरसात के मौसम में जब बादल जो है गरजते हैं या बिजली कड़कती है तो पहले चमक दिखाई देती है और बाद में जो है बादलों की गड़गड़ाहट या कड़कना जो है सुनाई पड़ता है। मीन्स तो हवाई जहाज लिखिए या बिजली का कड़कना। समुद्र में डूबे हुए किसी जहाज वस्तु को खोजने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो सोनार एक तकनीकी है, यहाँ सोनार लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 वैज्ञानिक कारण स्पष्ट कीजिए। अ चित्रपट गृह, सभागृह की छतें वक्राकार बनी होती हैं। ध्वनि के अनावश्यक अनुरणन को दूर करने के लिए सभागृह, चित्रपट गृह की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं। ऐसा न करने पर आवश्यक अनुरणन के कारण संगीत अथवा भाषण अथवा वार्तालाप स्पष्ट सुन पाना संभव नहीं होता। हाँ, तो अनुरणन मतलब कि अगर चित्रपट गृह या सभागृह जो है जब सीधा सीधा रहता है तो ध्वनि का जो है बार बार परावर्तन होता है और हमें स्पष्ट ध्वनि सुनाई नहीं देती या बातचीत वार्तालाप या संगीत जो है बराबर सुनाई नहीं देता। इसलिए सभागृह या चित्रपट गृह की छत को वक्राकार बनाया जाता है। दूसरा प्रश्न,
बंद खाली घर में अनुरणन की तीव्रता अधिक होती है। तब बंद खाली घर में ध्वनि का परावर्तन कई बार होने से अनुरणन की तीव्रता अधिक होती है, क्योंकि पर्दा, कपाट, कुर्सियाँ, सोफा, टेबल जैसी ध्वनि का अवशोषण करने वाली वस्तुएं नहीं होती और फर्श, छत तथा दीवारों द्वारा कम मात्रा में ध्वनि का अवशोषण होता है। प्रश्न 2 कक्षा में निर्मित होने वाली प्रतिध्वनि को हम सुन नहीं सकते। प्रतिध्वनि आपको पता है कि जब हम कोई जो है जब बोलते हैं तो हमारी आवाज़ जो है कहीं से टकरा के, दीवार से या और किसी चीज़ से टकरा के जब वापस हमारे कान को सुनाई देती है तो उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। तो कक्षा में हमें प्रतिध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती, ये प्रश्न है यहाँ। तो कक्षा के कमरे की दीवारों के बीच की दूरी तथा कमरे के छत की ऊंचाई 17.2 मीटर से कम ही होती है, इसलिए कक्षा में प्रतिध्वनि हम सुन नहीं सकते। इसका मतलब कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17.2 मीटर से ज़्यादा होने चाहिए दीवारों के बीच की दूरी या छत की ऊंचाई। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए 22 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा ध्वनि के स्रोत से परावर्तक पृष्ठभाग की दूरी कम से कम 17.2 मीटर होनी चाहिए। तो प्रश्न नंबर 3 का प्रतिध्वनि का क्या अर्थ है? प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक है? इधर करना चाहिए। उत्तर आप नई लाइन में लिखिएगा। तापमान 22 अंश सेल्सियस होना चाहिए। ध्वनि के स्रोत से परावर्तक पृष्ठभाग की दूरी कम से कम 17.2 मीटर होनी चाहिए। विभिन्न तापमानों पर ये दूरियां भिन्न भिन्न होती हैं। ये यहाँ पे विभिन्न तापमानों पर ये दूरियां भिन्न होती हैं, हो तो नहीं, होती हैं। ध्वनि रुकावट यानी परावर्तक पृष्ठभाग जहाँ से टकरा के आती हैं तक जाकर पुनः श्रोता के कान तक 0.1 सेकंड से अधिक समय में पहुंचती हूँ। प्रतिध्वनि का अर्थ है मूल ध्वनि का किसी भी पृष्ठभाग से परावर्तन के कारण होने वाली पुनरावृत्ति है। प्रश्न 3A विजयपुर के गोल गुंबद में अनेक प्रतिध्वनि सुनाई देने के कारण बताइए। तो उसकी बनावट ऐसी है कि वहाँ लगातार या बहुत बार ध्वनि का परावर्तन होता है, जिसके कारण प्रतिध्वनि अनेक बार सुनाई देती है। प्रश्न 3 का ई प्रतिध्वनि निर्माण ना हो इसलिए कक्षा की मापें व रचना कैसी होनी चाहिए? तो कक्षा की रचना इस प्रकार होनी चाहिए कि आमने सामने की दीवारों, छत तथा जमीन के बीच की दूरी 17.2 मीटर से कम ही हो। प्रश्न 4 ध्वनि का अवशोषक सामग्री का उपयोग किस स्थान पर और क्यों किया जाता है? ध्वनि अवशोषक सामग्री का उपयोग चित्रपट गृह, सभागृह जैसे स्थानों पर किया जाता है। प्रतिध्वनि का निर्माण न हो इसलिए ध्वनि अवशोषक सामग्री का उपयोग किया जाता है।
प्रश्न 5 का अ, 0 अंश सेल्सियस पर ध्वनि का हवा में वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। उसमें प्रति अंश सेल्सियस 0.6 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होती है, तो 344 मीटर प्रति सेकंड वेग के लिए हवा का तापमान कितना होगा। तो यहाँ देखिए लिखा है 0 अंश सेल्सियस पर ध्वनि में हवा का वेग 332, इधर 0 अंश पर ध्वनि का वेग 332। तो पूछ रहा है कि कितने समय में ध्वनि का वेग 344 होगा, कितने अंश सेल्सियस पर, यह हवा का तापमान कितना होगा कि ध्वनि का वेग 344 मीटर है। तो यही मान लेंगे कि माना हवा का तापमान T अंश सेल्सियस होने पर ध्वनि का वेग 344 मीटर होगा। यही यहाँ लिखा गया। पहली लाइन तो यहाँ ये प्रश्न से उतारा गया यहाँ से, और दूसरी के लिए यहाँ माना गया। तो माना T अंश सेल्सियस पर ध्वनि का वेग 344 मीटर प्रति सेकंड है। तो T अंश सेल्सियस पर वेग बराबर है 0 अंश पर वेग धन T अंश सेल्सियस पर वेग में वृद्धि। तो T अंश सेल्सियस पर वेग 344 इधर है, और 0 अंश पे या 332 है। तो T अंश सेल्सियस पर वेग में वृद्धि कितनी होगी। तो ये जो है 0.6 T समय में ऐसा होगा, 0.6 T। तो ये धन 332 इधर लेफ्ट में आएगा, ऋण 332 हुआ, इसको घटाएंगे तो ये 12 आया। ये 0.6 3 गुणा से इसके नीचे आ जाएगा। तो फिर नीचे एक अंक पे दशमलव है, तो उसको हटाने के लिए 10 से ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा। फिर ये 12 धाम 120 हुआ, 10 छक 60, एक अंक पे दशमलव लगाए तो 6 दूनी 12। तो T बराबर 20 अंश सेल्सियस। तो हवा का तापमान 20 अंश सेल्सियस होगा। प्रश्न 5 का, बिजली चमकने के 4 सेकंड के पश्चात नीता को बिजली की आवाज़ सुनाई दी, तो बिजली नीता से कितनी दूरी पर होगी। ध्वनि का हवा में वेग 340 मीटर प्रति सेकंड। तो यह समय है 4 सेकंड, तो समय को टी अक्षर से, तो 4 सेकंड, और वेग v या हवा ध्वनि का हवा में वेग को v अक्षर से, वेलोसिटी 340 मीटर प्रति सेकंड। तो कह रहा है कि बिजली नीता से कितनी दूरी पर होगी। दूरी मतलब यस, ये पूछा है। तो दूरी का सूत्र है वेग गुणे समय। तो वेग 340, समय 4, और गुणा किया तो 1360 मीटर। बिजली नीता से 1360 मीटर की दूरी पर है। प्रश्न 5वें का ही, सुनील 2 दीवारों के बीच खड़ा है, उसमें सबसे समीप की दीवार 660 मीटर दूरी पर है। उसके द्वारा जोर से आवाज़ देने के बाद 4 सेकंड बाद पहली प्रतिध्वनि सुनाई दी। 4 सेकंड बाद पहली प्रतिध्वनि सुनाई दी। मान लिया कि आप यहाँ से बोल रहे हैं और आपकी आवाज़ जो है स्कूल के बाउंड्री वाल से जो है टकरा के फिर आपके पास जो है आती है, तो 4 सेकंड का समय लेती है। तो ये तो 4 सेकंड का समय मतलब कि आप बोले और दीवार जो है आवाज़ जो है बाउंड्री वाल के पास गई, फिर वहाँ से लौटी और आपके कान में सुनाई दिया, तो 4 सेकंड का समय लगा। तो इसका मतलब कि खाली बाउंड्री वाल से आपके कान तक आने में 2 सेकंड लगा, और दूसरी ध्वनि 2 सेकंड पश्चात सुनाई दी। तो
तो ये जो है जो 4 सेकंड बाद तो टकराई है वहाँ से फिर दूसरी जगह टकरा के तब आपके पास आई है, यानी 2 सेकंड पश्चात, यानी पूरा टाइम जो है 6 सेकंड लगा है। तो उसको दीवार से आने में जो है 3 सेकंड का टाइम लगेगा, यानी आधा हो जाता है। तो देखिए, ध्वनि स्रोत से परावर्तक पृष्ठभाग यानी पहली दीवार की दूरी 660 मीटर प्रश्न में दिया है। समय लग रहा है 4 सेकंड का। तो ध्वनि का दीवार से सुनील के पास आने में लगा समय 4/2 यानी 2 सेकंड। ध्वनि का हवा में वेग भी पूछा है। दूरी बराबर वेग गुणे समय। दूरी 660 है, वेग पूछा है, समय 2 सेकंड लगा। तो 2 से तिर्यक गुणा से आ गया इसके नीचे, 2 से भाग देंगे तो 330 मीटर प्रति सेकंड, यानी हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड। अब दोनों दीवारों के बीच की दूरी पूछा है। तो दूरी को मान ला पहली दीवार की S1 और दूसरे की S2। तो दूरी का सूत्र है या इधर है ना, वेग गुणे समय, और इसलिए ये पहली दीवार की थी इसलिए टाइम T1 माना, और दूसरे की T2। वेग तो सेम रहेगा। तो देखिए v दोनों ओर है, दोनों पदों में v बाहर ले लिया तो इधर T1 बचा, यहाँ T2। तो v तो 330 या निकाले हैं इधर, और तो T1 यानी जब पहली ध्वनि सुनाई दी थी 4 सेकंड बाद, तो 4/2, और T2 जो है 2 सेकंड पश्चात, यानी वो 4 को उसमें वो जोड़ना पड़ेगा। 4 2 6/2। तो ये 2 दूनी 4, ये 2 3 6, 3 2 5, 5 से गुणा किया तो 1650 मीटर।